नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके लर्निंग विजन पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक संधि। ठीक है, संधि आप लोगों ने इतिहास के अंदर खूब सुना होगा कि जैसे कि मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी। ठीक है, अवल बावल की संधि हो गई थी, यानी कि संधि का कहीं ना कहीं नाम आपने इतिहास में भी सुना रखा है। ठीक है, सुन रखा है। तो उसी प्रकार से अपन हिंदी के अंदर भी संधि पढ़ने वाले हैं। तो संधि शब्द का बेसिकली मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, यानी कि दो चीज़ों की, जैसे दो व्यक्तियों के बीच के अंदर शर्तें होती है, उन शर्तों के अकॉर्डिंग समझौता होता है। इसी प्रकार यहाँ पे व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पे तो वर्ण है। ठीक है, तो स्वर का स्वर से हो गया, स्वर का व्यंजन से, व्यंजन का विसर्ग से, जो भी है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो संधि का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। बेसिकली संधि शब्द बना किससे, पहली चीज तो इसको अपन तोड़ करके पढ़ते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो ये है सम प्लस धी। ठीक है, संधि के अंदर कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। संधि, संधि किसे कहते हैं, यानी कि धी का मतलब होता है धारण करना, ठीक प्रकार से अच्छी तरह से किसी चीज को धारण करना। ठीक है, उसको संधि कहते हैं। फिर बात करते हैं संधि का विलोम शब्द। ठीक है, संधि का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, विग्रह। क्या बनेगा, ये सवाल पूछा जाता है कई बार कि संधि का विलोम शब्द क्या है, तो उसमें ऑप्शन समास भी आता है। तो समास नहीं होगा, क्या होगा, विग्रह। संधि का मतलब होता है जोड़ना। ये चीज, ये दूसरी चीज, इन दोनों के बीच में ये हो गई संधि हो गई। ठीक है, ये संधि हो गया और ये क्या हो गया, इसका विग्रह। आगे बढ़ते हैं। संधि, अब संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जब विकार उत्पन्न हो तो उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल होने पर जब विकार उत्पन्न, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, यानी कि चेंज हो जाना। ठीक है, शब्द क्या था, लास्ट वाला क्या था, और दोनों मिलकर के एक नया रूप ले लेते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे संधि। और अगर उत्पन्न, विकार अगर उत्पन्न नहीं हो, अगर विकार, चलो एक बार इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ये शब्द है राम। ठीक है, और यहाँ पे शब्द लिख दिया मैंने अनुज। ठीक है, अब इस राम का जो ये मैं है वर्ण, इसके अंदर ये मैं और ऐसा छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस ए और इस ए के प्रभाव से ये क्या हो जाएगा, आ, यानी कि राम शब्द अलग है, अनुज अलग है, लेकिन इन दोनों को मिला दिया तो अब ये शब्द क्या बन जाएगा, रामानुज। ठीक है, यानी कि दोनों शब्दों के मिलने पर विकार उत्पन्न हो गया, परिवर्तन हो गया, दोनों शब्द अलग हो गए, तो ये शब्द क्या बन गया, रामानुज। राम बोलते ही है, अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा भाई। अनु उपसर्ग है, जय का मतलब जन्म लेना, जिसका जन्म बाद में हुआ है। तो राम का जो अनुज है वो कौन है, आप लक्ष्मण बोल सकते हो, भरत और शत्रुघ्न, तीनों क्या है, रामानुज। ठीक है, तो इस प्रकार से विकार उत्पन्न होता है। अगर विकार उत्पन्न नहीं हो तो, जैसे कि मान लो विकार उत्पन्न नहीं हो, वापस से दो वर्ण मिलेगा आपस में। ठीक है, और विकार उत्पन्न नहीं होता है तो उस चीज को बोलेंगे अपन संयोग। क्या बोलने वाले हैं, संयोग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम और यहाँ पे लिखा क्या, दयाल। ठीक है, दो अलग शब्द लिए मैंने, एक लिखा राम और दूसरा क्या लिख दिया, दयाल। अब ये दोनों मिलकर के ये राम दयाल ही हो रहा है, यानी कि राम राम है और दयाल दयाल है। तो ये दोनों जुड़ने के बाद भी वापस से वही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा संयोग का। ठीक है, तो संधि क्लियर हो गया, संयोग क्लियर हो गया। संधि का विलोम शब्द विग्रह होता है। संधि के अंदर कौन सा उपसर्ग है, सम। आगे बढ़ते हैं, अब संधि के प्रकार पढ़ते हैं। संधि कितनी प्रकार की होती है, मुख्यतः संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है,
एक आपके स्वर संधि, एक आपके व्यंजन संधि, और एक होगा आपका किसका, विसर्ग संधि। यानी कि जब स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि हो जाएगी, जब व्यंजन से मेल होगा तो व्यंजन हो जाएगी, जब विसर्ग से मेल होगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि, ऐसे करके है ना। तो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? आज की क्लास के अंदर स्वर संधि का जो पहला पार्ट है उसको देखेंगे अपन, दीर्घ स्वर संधि। इसके अंदर देखेंगे दीर्घ स्वर संधि को आप सवर्णी बोल सकते हो, ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो सजातीय, ठीक है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, वर्ण का मतलब ये हो गया, समान प्रकार के वर्ण आएंगे इसके अंदर। अब इसके में एक सूत्र लिखा था, यानी कि संधि 2 शब्दों की मिलकर होगी, यानी कि पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है उन दोनों के बीच का लिखने वाला हूं मैं। जैसे मान लो ए के बाद अगर ए आता है तो क्या बनने वाला है, आ, ठीक है। अगेन ए के बाद क्या आएगा, आ, तो भी क्या बन जाएगा, आ बनेगा। इसी प्रकार आ के बाद यदि ए आता है तो भी क्या बनेगा, आ, और आ के बाद अगर आ ही आएगा तो वापस से क्या बनने वाला है, आ, ठीक है। इसी प्रकार ये ई और ये छोटी ई, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगी, बड़ी ई। यहाँ पे ई, यहाँ पे बड़ी ई मिलकर के ये भी क्या बनने वाली है, बड़ी ई। यहाँ पे बड़ी ई और ई मिलके क्या बनेगी वापस से वही बड़ी ई, और यहाँ पे बड़ी ई और ये बड़ी ई, ये दोनों मिलके क्या बनने वाली है, ठीक है। और इको लिखते हैं लास्ट, यानी थे ई ऊ और ऊ, ये क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ और ये ऊ, ये हो जाएगा फिर से वही बड़ा वाला ऊ, बड़ा ऊ प्लस ऊ, अगेन वापस से वही ये हो जाएगा, और ठीक है। तो ये है, भले चाहे किसी भी प्रकार से हो चाहे आ हो, आखिरी में बोलने वाला क्या है परिवर्तन में, आ, ठीक है। इधर से क्या होने वाला है, ई, और इधर से क्या होने वाला है, ऊ। पहली चीज तो ये, ठीक है। यानी कि ये जो दीर्घ स्वर है सबके सब क्या है, दीर्घ स्वर है आपके ए, ई और ए, सॉरी ऊ, ऊ, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं आपके, ह्रस्व स्वर है, छोटे होते हैं, और इन्हीं के बड़ा रूप हो जाता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। तो अब इस प्रकार के वर्ण होने वाले हैं, और संधि जब बनेगी दीर्घ संधि की तो उन शब्दों के बीच के अंदर जहां पे संधि होगी वहां पे या तो आ की मात्रा आएगी, या ई की मात्रा आएगी, या फिर ऊ की मात्रा आएगी, ठीक है। जैसे कोई एग्जाम्पल रामानुज है, ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो ये रही आ की मात्रा, समझ गए। अब बात आती है कि इसकी मात्रा को देख करके अपन पहचान तो जाएंगे कि संधि कौन सी, मतलब ये शब्द कौन सी संधि का है, लेकिन बात आती है संधि विच्छेद करने की। तो संधि विच्छेद जैसे ऑप्शन के अंदर सब हो, इसी की बात करूं मैं, इसका ऑप्शन नंबर ए किया जाए, राम प्लस अनुज, और एक आ जाए आपके पास रामा प्लस अनुज, ठीक है, और एक आ जाए आपके पास राम प्लस अनुज। अब यहाँ पे आपको शब्द का निर्माण देखना पड़ेगा कि शब्द बना किस किस से है, और जैसे कि मान लो यहाँ पे राम है, ये अनुज है, और इन दोनों का मतलब जो निकलने वाला है वो रामानुज, ये है रामानुज। इसका मतलब राम का जो अनुज है, ठीक है, जो राम के जो छोटे भाई है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपने रामानुज। तो अब यहाँ पे रामा शब्द नहीं होगा, राम सही है, तो ये अनुज शब्द कोई नहीं होता, अनुज होता है। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि अनुज नहीं होता, अनुज होता है, मतलब अनुज ये होता है।
अब देखो अगर अपन इस नियम के अनुसार बात करें तो यहाँ पे ए और यहाँ पे आ, ये भी तो आई हो रहा है, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, ये भी मिलके आई बन रहा है। तो सूत्र के अनुसार बनेंगे, लेकिन आपको शब्द के ऊपर गौर करना पड़ेगा कि शब्द किस प्रकार बना है और उनका मिलने के बाद वो अर्थ भी निकलना चाहिए सही। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि के कुछ वो है सूत्र है। अब अपन क्या करने वाले हैं, दीर्घ स्वर संधि के मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिखे हैं। ठीक है, इनको ऊपर सॉल्व करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि, पहला एग्जांपल, पहला शब्द क्या है, स्वाधीन। ठीक है, अब स्वाधीन शब्द के अंदर है, देखो ये शब्द है स्व प्लस अधीन। स्व का मतलब खुद, निज। ठीक है, यानी कि जो खुद के ही अधीन हो उसको क्या बोलेंगे, स्वाधीन। स्वाधीन किसको बोलेंगे, एकदम जो फ्री व्यक्ति होता है ना, कोई भी इंसान जिसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, आधिपत्य नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, स्वाधीन। और स्वाधीन का विलोम शब्द क्या बन जाएगा, पराधीन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ए और यहाँ पे क्या है ए, ये ए और ए मिलकर के क्या बन गया, आ, और ये शब्द बन गया स्वाधीन। ठीक है, ये देखो ये रेखा की मात्रा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लेते हैं पट, हस्तांतरण। ये हस्तांतरण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से देखें। हस्तांतरण शब्द को अपन संदर्भित करेंगे तो ये हो जाएगा हस्त प्लस अंतरण। हस्त का मतलब क्या होता है, हस्त का मतलब होता है हाथ। ठीक है, हाथ, हस्त, कर, बाहु, भुजा, ऐसा कुछ करके। और अंतरण का मतलब होता है बदलना। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु या कोई कार्य किसी एक व्यक्ति के हाथ में था और अब वो कार्य या उस वस्तु को अपन ने किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में उसको क्या दे दिया, बदल दिया। जैसे मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दूंगा तो इससे मार्कर का हस्तांतरण हुआ है, यानी कि हाथों के अंदर वो वस्तु क्या हो गई है, बदल गई। अब इसके अंदर ए है और इसके अंदर भी क्या है, ए। ये इसका आ गया और ये इसका आ गया, ये दोनों मिलकर के क्या बनने वाले हैं, आ। ठीक है, अब देखो हस्तांतरण समझ गए किससे बना है। अब आपके वाक्य शुद्धि में वाक्य शुद्धि चलता है कि भ्रष्ट कर्मचारी को का हस्तांतरण करे। ठीक है, अब ये वाक्य शुद्धि के अंदर पूछा जाता है कि भ्रष्ट कर्मचारी का हस्तांतरण करे। अब कर्मचारी का हस्तांतरण थोड़ी करोगे उसको उठा करके, जबकि कर्मचारी का तो क्या होगा, स्थानांतरण। स्थान अंतरण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजो, किसको, व्यक्ति को। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर, व्यक्ति का ट्रांसफर किया जाता है। और ये उसको बोलते हैं हैंड ओवर, किसी चीज का हैंड ओवर लेते हैं ना अपन काम का, कि ये काम अब तक मैं कर रहा था, अब मैं किसी और को अगर दे रहा हूँ तो मैं उसको क्या करूंगा, पहले हैंड ओवर करूंगा, पूरी चीजें बताऊंगा कि ये सामान यहाँ है, ये चीज ये है, ये चीज ये है। ठीक है, तो यहाँ पे सही वाक्य बनाने के लिए भ्रष्ट कर्मचारी का स्थानांतरण करे। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका शब्द है दिव्यास्त्र। ठीक है, अब दिव्यास्त्र शब्द, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के अंदर आए हुए भी हैं, जो मुख्य लगे मुझे वो वाले उठाए मैंने। दिव्यास्त्र देखो, ये शब्द बना है दिव्य प्लस अस्त्र से। ठीक है, इसमें ए है और इसमें भी क्या है, ए है, और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, आ। और आ की जो ये खड़ी पाई होती है वो कहाँ लगी, देखिए बीच के अंदर। ठीक है, अब अस्त्र किसको कहते हैं, जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र वाक्य शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, युग शब्द के अंदर पूछा जाता है अस्त्र और शस्त्र, ये कई बार पूछा गया है, शस्त्र और अस्त्र, यानी कि इसको तो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है ये, और ये साथ रहकर चलाया जाने वाला हथियार है। ठीक है, जैसे कि ये तो हो गया आपके तलवार और ये क्या हो जाएगा, भाला। तो दिव्यास्त्र हो गया।
आगे बढ़ते हैं। आगे अपना शब्द है मुरारी। ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण है मुरारी। इसको ध्यान से देखते हैं। ये हो जाएगा आपके मुर और अरी, यानी कि इसमें एच छुपा हुआ है और इसके अंदर भी क्या है, इसमें ए है। ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ। ठीक है। अब मुरारी शब्द, ये मुर एक राक्षस का नाम है और अरी किसका पर्यायवाची है? अरी का मतलब होता है दुश्मन। अरी, रिपु, बेरी, अमित। ठीक है, ये दुश्मन के पर्यायवाची, यानी कि मुर नामक राक्षस के अरी कौन थे? वो थे भगवान श्री कृष्ण। तो ये मुरारी का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? कृष्ण। अब अपने को पता नहीं कि ये शब्द का निर्माण कैसे हुआ, अपन क्या बोल देते हैं इसको, मुरारी। ठीक है। अब ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। देखो शब्द शुद्धि ऐसे ही क्लियर होगी, संधि के आधार पर जो गलतियां करते हैं ना अपन, तो गलतियों को ऐसे पकड़ेंगे तो आपकी शब्द शुद्धि भी क्लियर होती रहेगी साथ के साथ। ठीक है, इसलिए मैंने पहले कहा था कि संधि को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपकी जितनी भी है ना डाउट वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। लगभग 50% हिंदी आपकी क्लियर होने वाली है इसमें। ठीक है, तो ये शब्द क्या है? ये शब्द अशुद्ध है क्योंकि ये अरी है। अब अरी के अंदर छोटी मात्रा है, पहली चीज तो ये। ठीक है, और ये शब्द सही है। मुरारी का मतलब कृष्ण होता है, मोर राक्षस के अरी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका शब्द है रत्नाकर। ये शब्द बना है रत्न प्लस आकर से। रत्न का मतलब जो गहने, आभूषण, मोती वगैरह, और आकर का मतलब होता है खजाना। क्या होता है? खजाना। यानी कि जहां पे मोती, रत्न, आभूषण वगैरह जिनका खूब सारा वहां पे खजाना है, तो उसको बोलेंगे, ये आपका पर्यायवाची हो जाएगा समुद्र का। ठीक है, समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? रत्नाकर। और एक शब्द होता है, युग्म शब्द चलता है, एक तो होता है आपके पास आकर। ठीक है, और एक होता है आपके आकार। आकार का मतलब बनावट, डील डोल, और आकर का मतलब क्या हो जाएगा? खजाना। ठीक है, वैसे कुसुम आकर होता है, खूब सारे एग्जांपल ऐसे। आगे बढ़ते हैं। सौभाग्यकांक्षी, ये बहुत प्यारा शब्द है। सौभाग्यकांक्षिणी। ठीक है, अब इसके अंदर तो मैं वो वाला एग्जांपल लेने वाला हूं जो बिल्कुल नॉर्मली सब देखते हैं। ठीक है, इसको जब अपन संयोजित करेंगे तो ये शब्द बनेगा सौभाग्य। ठीक है, सौभाग्य प्लस आकांक्षिणी। ठीक है, सौभाग्य एक शब्द को भी अगर अपन तोड़ते हैं तो इसमें ये प्रत्यय है, मूल शब्द है इस देखो सुभाग, ये सुभाग है, और इसमें ये प्रत्यय लगा तो ये बन गया सौभाग्य। ये प्रत्यय के प्रभाव से ये उ में चेंज हो गया, और सुभाग को भी तोड़े तो इसके अंदर सु उपसर्ग है। ठीक है, सौभाग्य, सौभाग्य किसको बोलते हैं? सौभाग्य बोलते हैं पति को। ठीक है, सौभाग्य तत्सम शब्द क्या है? सौभाग्य है, और इसका तद्भव बनेगा सुहाग। ठीक है, सुहाग बनेगा, तो सुहाग किसको बोलेंगे? सुहाग बोलेंगे पति को। तो सौभाग्य का मतलब तो क्या हो गया? पति। और आकांक्षिणी यानी कि सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली, तो इस प्रकार से बन जाएगा सौभाग्यकांक्षी। अब आपने जो अपनी शादी के कार्ड होते हैं, निमंत्रण पत्र, तो उसके अंदर आपने देखा होगा लड़की के नाम के आगे ऐसा लिखा मिलता है सो का, और यहाँ पे उस वधु का नाम हो जाएगा। अब ये शब्द है ही गलत, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये सौ और आना चाहिए। यहाँ पे इसका की जगह क्या आना चाहिए? आ, क्योंकि सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली, कांक्षणा थोड़ी होती है, आकांक्षी नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, और ये सो होना चाहिए। सौभाग्यकांक्षी बता दिया। अब इसी को अपन लेके चलते हैं वाक्य शुद्धि की ओर। ठीक है, वाक्य शुद्धि की ओर कैसे देखो, जैसे कि वाक्य शुद्धि में ये दे दिया है कि मेरी सौभाग्यवती पुत्री की शादी में पधारे। ठीक है, सपोज ये सेंटेंस है,
ये वाक्य है तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? ये सौभाग्यवती है। सौभाग्य का मतलब ये मैंने बताया सुहाग होता है, सुहाग का मतलब पति होता है, और ये वती ये स्त्रीलिंग शब्द बनाने का होता है। पुल्लिंग के लिए तो आता है वान, ठीक है। कोई भी चीज उस व्यक्ति के पास है तो वो बोल देंगे, जैसे कि रूप वाले को रूपवान, गुण वाले को गुणवान, वैसे धन वाले को धनवान बोलते हैं। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग बनाने के लिए अपन वती लगाते हैं, रूपवती, गुणवती, ठीक है। वैसे तो सौभाग्यवती यानी कि उसको तो सौभाग्य यानी कि पति मिल चुका है, तो उसकी शादी थोड़ी होगी दोबारा। तो यहाँ पे आना चाहिए मेरी सौभाग्यकांक्षिणी पुत्री की शादी में जरूर पधारे। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ये वाला शब्द, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन वाक्य शुद्धि भी क्लियर कर सकते हैं अगर आपको संधि आती है अच्छे से तो। और मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ तो उस हिसाब से आपको केवल मैंने एक तरीका बताया है, बाकी अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो ना तो आप शब्दों को लंबे समय तक याद रख पाओगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आगे देखो, सत्याग्रह, सत्याग्रह ये शब्द हो जाएगा आपके सत्य प्लस आग्रह। इसमें ए है, इसमें क्या है आ, ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, इसका ए और इसका आ, ये दोनों मिलकर के क्या बनने वाले, आ बन जाएंगे, ठीक है। सत्य और आग्रह। सत्याग्रह शब्द के अंदर समास भी है, कौन सा, तत्पुरुष समास, सत्य के लिए आग्रह है, ठीक है, तो उसको सत्याग्रह बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं, कृपाचार्य, ये भी अच्छा वर्ड है। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, ये कृपाचार्य शब्द है, ठीक है। कृपाचार्य शब्द का संयोजित करना है और आपके पास में ऑप्शन है दो। पहला ऑप्शन कृपा प्लस आचार्य, और आपका दूसरा ऑप्शन है कृप प्लस आचार्य। अब सबके सब क्या करने वाले होते हैं, जैसे कि कृपाचार्य की कृपा होती है, काइंडनेस इसको बोलते हैं, और आचार्य यानी कि गुरु यानी कृपा का आचार्य, उसको कृपाचार्य बोलेंगे। लेकिन ये क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा, ये वाला कृप। कौरवों के जो कुल गुरु थे ना, कुरुवंश के जो कुल गुरु थे उनका नाम था कृप, ठीक है। और कृप है जो आचार्य, ऐसे आचार्य जिसका नाम क्या है, कृप। वैसे द्रोणाचार्य, द्रोण प्लस आचार्य होते हैं, वैसे ही कृप प्लस आचार्य कृपाचार्य। इसलिए यहाँ पे इसका संयोजन कौन सा होने वाला है, सेकंड वाला, ऊपर वाला नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट होता है आपका दीक्षांत। दीक्षांत ये हो जाएगा आपका दीक्षा प्लस अंत। दीक्षा का मतलब एक शिक्षा भी होता है, ठीक है, एजुकेशन जो सिखाया जाता है। अब जैसे मान लो सिखाने का अंत हो जाता है कि यहाँ आज लास्ट क्लास है, आज हम आज के बाद पढ़ने वाले इनको क्या देने वाले हैं, अपन विदाई देने वाले हैं, तो वहां पे ये समारोह किया जाता है, दीक्षांत समारोह की। दीक्षा का आज अंत हो गया, आज फाइनल हो गया, तो इसके बाद इसको बोलेंगे दीक्षांत समारोह। तो दीक्षा में दीर्घ स्वर संधि है, दीक्षा प्लस अंत। श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि चली, ठीक है। ये शब्द है श्रद्धा, श्रद्धा प्लस इसको यहां लगाओ अंजलि, ठीक है। अब पहली चीज शब्द शुद्धि की ओर चलते हैं कि अंजलि शब्द ये सही है, ठीक है। ये जो अपन अंजलि लिखते हैं अपने जुबान पे चढ़ा हुआ है भयंकर तरीके से कि अंजलि, ये सही है, तो ये शब्द तो वैसे ही गलत है, ठीक है। अब बात करते हैं श्रद्धा, ये है श्र, इसको श्रद्धा बोलते हैं। और एक ये आता है श्री, ये श्री है, जैसे कि श्रृंगार, ठीक है, ये श्रृंगार सही है क्योंकि ये री है, ये श्र, श्रद्धा श्रृंगार, ठीक है। अब इसको ऐसे करके लिख दें कि ये शब्द शुद्धि में कई बार पूछा गया है श्रृंगार। अब ये शब्द गलत है क्योंकि एक्चुअल में शब्द ये स और ये री, श्रृंगार होता है, ये श्रद्धा होता है, और अंजलि के अंदर छोटी ही ई आती है। अंजलि का मतलब दोहा होता है, ठीक है, श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, गीतांजलि, ठीक है। और अभी अपने वो जो लता मंगेशकर जी हैं उनका निधन हुआ था, तो
उसके टाइम पे न्यूज़पेपर में आई थी कि स्वरांजलि, वहां पे क्या आया था, स्वरांजलि आया था शब्द, यानी कि उनको किसकी अंजलि दी गई थी, स्वरों की, ऐसा लिखा जाता है। तो ये श्रद्धांजलि हो गया। आगे बढ़ते हैं, शुधांशु, शुधांशु ये शब्द है शुधा, शुधा प्लस अंशु। अब अंशु का मतलब तो क्या होता है, किरण, ठीक है, कर, रश्मि, मयूख, कला, अंशु ये सब। और शुद्धा का मतलब होता है एकदम शीतल, ठंडी, यानी कि शीतल ठंडी किरणें बरसाने वाला किसकी है, यह है चांद, ठीक है। तो चांद का पर्यायवाची सुधांशु हो जाएगा। सुधांशु के अंदर दीर्घ स्वर संधि है क्योंकि सुधा प्लस अंशु के बीच में संधि हो रही है, ठीक है। तो ये शब्द हो गया। आगे बात करते हैं अपन वार्तालाप। ये शब्द आपके वार्तालाप। अभी इसको देखो, ये शब्द है वार्ता प्लस आलाप, यानी कि इसके अंदर क्या छुपा है, इसके अंदर छुपा है आ और इसके अंदर छुपा है आ, ये दोनों मिलकर के क्या बनने वाले हैं, आ, ठीक है। यानी कि वार्ता का जो आलाप होता है, आपस के अंदर जो बातचीत करी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, वार्तालाप। आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द आपके पास महात्मा, ये बिल्कुल जैसा शब्द है, महा प्लस इसका संदेश हो जाएगा महा प्लस आत्मा, ठीक है। इसमें आ है, इसमें आ है, दोनों मिलकर के बड़ा हो गया और ये हो गया महात्मा। और महात्मा के अंदर आपके कर्मधारय समान है, कर्मधारय समास है, महान है जो आत्मा, ठीक है। इसके अलावा मुक्तावली, ये शब्द है मुक्ता, मुक्तावली, ठीक है। ये शब्द बना है आपके मुक्ता प्लस अवली से, ठीक है। तो इसके अंदर आ है, इसके अंदर ए है, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएगा, आ। अब मुक्ता का मतलब होता है मोती, ठीक है, और अवली का मतलब होता है कतार, श्रृंखला जिसको बोलते हैं, यानी कि जो मोतियों की कतार है, ठीक है, जिसको गले में माला डालते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, मुक्तावली। अब ये मुक्त प्लस अवली नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में शब्द ही मुक्ता है, तो मुक्ता का मतलब मोती होता है और मोतियों की कतार को क्या बोलेंगे, मुक्तावली, ठीक है। और आज इस वीडियो का लास्ट शब्द लेते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, चिंतातुर, ठीक है। ये हो जाएगा आपके चिंता प्लस आतुर। अब चिंतातुर के अंदर भी तत्सम समास है, हाँ तत्सम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, तत्पुरुष समास है, सॉरी तत्पुरुष समास है, यानी कि चिंता को आतुर, ठीक है। चिंतातुर समास, चिंतातुर के अंदर तत्पुरुष समास है और चिंता प्लस आतुर, इसमें दीर्घ स्वर संधि भी है, ठीक है। तो गाइस इस प्रकार से अगर आप संधि को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। इसका जो आधे बाकी के एग्जाम्पल है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा हो और वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसको लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद।